अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज में आज आप जानेंगे बेनजीर भुट्टो की जिंदगी के आखिरी 18 घंटों के हवाले से। 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनजीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंचाया गया कि वो एक अहम काम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। मुलाकात बहुत जरूरी है। बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात कर लेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनजीर के अलावा उनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी इसमें शामिल थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि जलसे में कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने सोर्सेज पर इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनजीर की इस्लामाबाद रिहाइश गाह पर ये बताने पहुँचे थे। BBC के इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे जॉन्स अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो खानदान नामी किताब में लिखते हैं कि ये सुनते ही बेनजीर को शुबा हुआ कि शायद ISI के सरबराह नदीम ताज उन्हें अपना प्रोग्राम मंसूख करने के लिए इस तरह की बातें बता रहे हैं। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जनरल नदीम ताज का जवाब था कि ये नामुमकिन है, जिस पर बेनजीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा कर दें। आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। ISI के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक तरफ बेनजीर जनरल ताज से मिल रही थी तो दूसरी जानिब उनके कातिल उनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। जॉन्स लिखते हैं कि आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इस दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रिफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना भी कराए थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट्स पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनजीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर रेकी कर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड भी दिया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते के बजाय कुछ और पहने, क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो उन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गया जो उनके ख्याल में बेनजीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे द मर्डर नामी किताब लिखने वाले मैन्यूअर्स लिखते हैं कि 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गयी। करजई इस्लामाबाद के सेरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो वापस जरदारी हाउस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में की जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग रवाना हुई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर अकरम कायरा थे। उनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों अतराफ कायरा ही की 2 और गाड़ियाँ चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा विगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। उनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज भी थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर उसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी निशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, दरमियान में बेनजीर और दाएं जानिब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड पर मुड़ाया। लियाकत बाग के VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बेनजीर खड़ी हुई। उनके लैंड क्रूजर की छत से उनका चेहरा जाहिर हुआ और वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी, उनका सलाम कबूल कर रही थी। उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनजीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। मैन्यूअर्स अपनी किताब में लिखते हैं कि 3:16 पर बेनजीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनजीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी में खड़ी रही और उनका चेहरा बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस तकरीर में उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर खत्म होते ही पूरा इलाका बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठी। उनकी कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। भीड़ को देखकर
देखकर बेनजीर को जोश आया। वो खड़ी हो गयी और उनके इमरजेंसी हेड से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। जॉन्स लिखते हैं, सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया, फिर उस साइड पे पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपना पिस्टल निकाला और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो थोड़ा दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ इसके बाजू को छू सका। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर उसके फैज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। मैं न्यूज लिखते हैं, नाहिद खान जो बेनजीर के दाईं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाजें सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में आ गिरा। उनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था। उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फहीम जो बेनजीर की बाईं तरफ बैठे थे, उनका कहना था कि जब बेनजीर गिरी तो उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। अजीब बात यह है कि वहाँ एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर के कार के चारों टायर फट चुके थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने इसी हालत में कार को बाईं तरफ मोड़ा। कार इस हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई। वो अब मजीद नहीं चल सकती थी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडोज गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे बढ़ न पाए। नाहिद खान ने जॉन्स को बताया, हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस का कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की तर्जुमान शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। उनकी ना तो नब्ज चल रही थी और न ही वो सांस ले रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर चुकी थीं और टॉर्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से ब्लीडिंग हो रही थी और वहाँ से एक सफेद माथा भी निकलने लग गया था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुँचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाल दी गयी। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहाँ पहुँचकर चार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया। उनके दिल की अपने हाथ से मालिश करने लगे, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दे दिया गया। सारे मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुद्सी अंजुम कुरैशी और नर्सेज ने उनके जिस्म को साफ किया। सर की चोट पर पट्टी लगाई। उनके खून से भीगे हुए कपड़े उतार दिए गए और उन्हें अस्पताल के कपड़े पहनाए गए। डॉक्टर्स ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची थी तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर उनका दुपट्टा गया कहाँ। उनके डेथ सर्टिफिकेट नंबर 202877 में मौत की वजह के कॉलम में लिखा गया है कि वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। डॉक्टर मुसद्दिक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम करने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने तीनों बार इसकी इजाजत नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनजीर के अहले खाना ने इजाजत नहीं दी। जब अस्पताल के बाहर बेनजीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहाँ खड़े हजूम के मुँह से एक आह निकल गयी। वो हैरान और गमज़दा भी थे कि एक और भुट्टो ने पुरतशद्दुद मौत को गले लगा लिया। रात 10:35 पर बेनजीर की नाश को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शौहर आसिफ जरदारी के हवाले कर दी गई, जो उस वक्त चंद मिनट पहले ही दुबई से वहाँ पहुँचे थे। जब जरदारी पाकिस्तान पहुँचे तो उनसे भी बेनजीर की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाजत मांगी गई, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। 28 दिसंबर 2007 को लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे लगता है कि बेनजीर को अपनी मौत का अंदाजा पहले से था। पाकिस्तान वापस आने से पहले जब वो अमेरिका में स्पेन जा रही थी, तैयारे में अमरीकी सफीर ज़ल्मे खलीलजादा और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थे। तैयारे की मेजबान ने बेनजीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज खाने को पेश की। बेनजीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार किया था कि इन दिनों वो अपना वजन कम कर रही हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। बेनजीर असैसिनेशन के सालों बाद पीपल्स पार्टी ही के कारकुनों की जानिब से एतराफ किया गया कि जरदारी की जानिब से उन्हें इस कत्ल का कहा गया था। ताहम एतराफ जुर्म करने वाले को भी कत्ल कर दिया गया।